हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन के विश्वकर्मा देख रहे हैं। और मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं बैंकिंग प्रणाली यानी कि वाणिज्य बैंक तथा केंद्रीय बैंक। तो आइए चलते हैं। मैं इस वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। कृपया करके आप इन्हें दोनों ही देख लीजिए, तभी आपको फुल कंसेप्ट समझ में आएगा। और इसे समझने के लिए आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो पहले हमें बैंकिंग प्रणाली से समझने के लिए हमें पहले फाइनेंस से रिलेटेड जो मार्केट्स हैं उसको डील करना पड़ेगा। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जिस मार्केट में ये ट्रेड किए जाते हैं उसको वित्तीय बाजार बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो प्रकार की होती हैं। मौद्रिक बाजार यानी कि मनी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। मनी मार्केट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है बैंकिंग सिस्टम से, यानी कि जो भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट करता है वो आरबीआई या वाणिज्य बैंक ही करता है। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती है। तो स्टॉक मार्केट में भी दो प्रकार की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार में जब पहली बार शेयर यानी कि प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज़ को जारी किया जाता है तो प्राथमिक बाजार में किया जाता है। और जब ये एक बार जारी की जा चुकी हैं उसके बाद जो ट्रेडिंग की जाती है वो द्वितीय बाजार में की जाती है, यानी कि निवेशकों द्वारा ये ट्रेडिंग की जाती है। तो आइए चलते हैं बैंकिंग प्रणाली के ऊपर, जहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं वाणिज्य बैंक के ऊपर। ठीक है। तो वाणिज्य बैंक की बात की जाए तो कमर्शियल बैंक में आप अगर देखें उदाहरण के तौर पर तो एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सारी बैंकें जो हैं ये एग्जांपल है कमर्शियल बैंक का। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कमर्शियल बैंक जो है ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करती है। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि वह वित्तीय संस्था जो लोगों से उधार देने या निवेश के उद्देश्य से जनता से मुद्रा के रूप में जमाएं स्वीकार करती हैं तथा मांगने पर उन्हें चेक, ड्राफ्ट या आदेश से भुगतान करती हैं। ठीक है। अब जो बैंकें हैं, अब हमने देखा होगा कि जो जमाएं स्वीकार करती हैं और जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी करती हैं, यानी कि मुथूट फाइनेंस हो गया, एचडीएफएल हो गया। ये सारी जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं ये भी जमाएं स्वीकार करती हैं और लोन भी देती है जनता को। तो हम उनको बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि बैंक और नॉन बैंकिंग में एक ही बिल्कुल महत्वपूर्ण डिफरेंट ये है कि जो वाणिज्य बैंक होती है वो अपने नाम से चेक जारी कर सकती हैं, पर जो नॉन बैंकिंग है, जो मुथूट फाइनेंस है, वो अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकता। ये मेन डिफरेंस वाला पॉइंट है जो नॉन बैंकिंग और बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है। अब थोड़ा बता देते हैं कि वित्त मंत्रालय के पास 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्के जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के शामिल होते हैं। तथा आरबीआई के पास जो होते हैं वो सभी प्रकार के नोट जो बड़ी लेन देनों को संभव बनाते हैं, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। ठीक है। तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि वाणिज्य बैंक, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके कार्य क्या होते हैं। तो इसके जो दो कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। 12वीं के सिलेबस के हिसाब से हमें प्राथमिक कार्य ही पढ़ना है, द्वितीय कार्य अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम पहले प्राथमिक कार्य के ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक कार्य में सबसे पहला कार्य है जमाएं स्वीकार करना, यानी कि जो भी लोग अपने पैसे जमा करते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं उनकी इच्छा अनुसार। तो जमाएं भी कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की जमाओं को स्वीकार करते हैं। अब वो व्यक्ति कौन सी जमाओं में जमा करना चाहता है वो उसी के हिसाब से उसकी जमाएं स्वीकार करते हैं। अब तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं जो बैंक में खोले जाते हैं, जहाँ पर 3 प्रकार के और अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। तो करंट अकाउंट में चालू जमाएं जमा की जाती हैं, जिसको मांग जमाएं भी बोला जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में सावधि जमाएं जमा की जाती हैं और सेविंग अकाउंट में बचत जमाएं जमा की जाती है। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। चालू जमाएं जो होती हैं उसके मांग जमाएं भी कहा जाता है, जो कभी भी निकलवाई जा सकती हैं, ठीक है, चेक द्वारा। और ये जमाएं जो होती हैं वो लेन देन के उद्देश्य से की जाती हैं। और ये ज़्यादातर ये जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं लोग, ये बिजनेसमैन खुलवाते हैं, जिनका लोन मतलब रोज़ का लेन देन का, ट्रेडिंग का ये सब पार्ट चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है
कि बिना प्रतिबंध द्वारा चेक द्वारा कभी भी निकलवाया जा सकता है। अब आप अगर देखोगे तो आप एक दिन में 49,900 तक के ही अमाउंट निकलवा सकते हो बैंक से अगर जाओगे एक दिन में। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि सेविंग अकाउंट से, बचत जमाओं से आप इतना निकलवा सकते हो, पर चालू जमाओं में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है। आप चेक द्वारा 1 करोड़ भी निकलवा सकते हो, 1 लाख भी निकलवा सकते हो, 7 लाख भी निकलवा सकते हो, जितने भी आपके अकाउंट में जमा है उसका कोई भी पार्ट आप निकलवा सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है करंट अकाउंट में खुलने का, पर एक नुकसान भी होता है कि इनमें बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता आपको, बल्कि इन बैंक इन जमाओं के रख रखाव के लिए भी आपसे चार्ज करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया चालू जमाएं। सावधि जमाओं की बात करते हैं तो वे जमाएं जो एक निश्चित समय हेतु जमा की जाती हैं। ठीक है, और इन जमाओं को चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता, और इन जमाओं पर ब्याज दर की ऊंची दर भी प्रदान की जाती है। बचत जमाओं की बात करें तो ये जमाएं वो जो बचत खाते में यानी कि जो सेविंग अकाउंट में जमा की जाती हैं पैसा, उसे बचत जमाएँ कहा जाता है। ये जमाएँ परिवार क्षेत्र की बचतों की जमाएँ होती हैं, जहाँ पर हाउस होल्ड लोग जो अपनी छोटी मोटी सेविंग्स बचाकर बैंक में जमा करते हैं। और ये जमाएँ मांग जमाएँ भी कहलाती हैं, क्योंकि इनको भी चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है, और इन पर ब्याज दर जो है वो फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दर पर बहुत कम होता है। यानी फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज मिलता है और बचत जमाओं पर कम ब्याज मिलता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, ऋणदाता के रूप में। यानी कि वाणिज्य बैंक एक अन्य मुख्य कार्य करता है जिसका ऋण देना। अब बैंक अधिकतम उत्पादन कार्य के लिए जमानत के बदले ऋण देता है। ठीक है, और ये जो ऋण देता है वो 2 उद्देश्यों से देता है, या तो उत्पादक उद्देश्य से या उपभोग उद्देश्य से। उत्पादक उद्देश्य में आपको ऋण जो है प्लांट मशीनरी खरीदने हेतु प्रदान किया जाता है, और उपभोग उद्देश्य से परिवार क्षेत्र की कारें, मोटर, टिकाऊ वस्तुएं, उपभोग, इन सारी वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता है। और इसके बदले आपको जमानत भी दी जाती है, यानी कि सिक्योरिटीज़ भी, कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ आपको जमा करानी पड़ती है, जो ऋण के उधारकर्ताओं द्वारा गारंटी की सुरक्षा के रूप में दी जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं, ताकि कोई बाद में धोखा ना कर सके बैंक के साथ। अभी ये केस आया था विजय माल्या का, जहां पर 13 बैंकों से विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जहां पर उसने सिक्योरिटीज़ के साथ थोड़ा फेरबदल किया था, और जहां पर SBI से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया गया था, जिससे अब बैंकें उनकी सिक्योरिटीज़ को बेचने पर भी उतना अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए हमेशा ये देखा जाता है कि जो सिक्योरिटीज़ का अमाउंट होता है वो हमेशा लोन के अमाउंट से अधिक होता है। थैंक यू। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य थे, एक तो था जमाएं स्वीकार करना और दूसरा था लोन प्रोवाइड करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं। थैंक यू।